हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अपन सभ्यता टॉपिक के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने बागोर की सभ्यता के बारे में देखा और सभ्यता से बेसिक जो भी कंसेप्ट थे उनको अपन ने क्लियर किया था। आज हम जो सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं वो सभ्यता रहने वाली है कालीबंगा सभ्यता। देखिएगा विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता अपनी। और कौन सी सभ्यता के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, तो हमारी सभ्यता रहने वाली है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मोटी मोटी आपको बहुत सारी चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। देखिएगा बेटा, कालीबंगा जो सभ्यता है ये सभ्यता है कहां पे, किस जिले में सभ्यता की खोज की गई थी, इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं, कौन से काल की सभ्यता है, इसका समय क्या माना जाता है, किस नदी के किनारे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी सभ्यता हो किसी न किसी नदी के किनारे ही आपको सभ्यता मिलेगी, तो ये सभ्यता भी अपने किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ करती है। तो देखो बेटा, कालीबंगा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो कालीबंगा जो सभ्यता है ये कौन से नदी के किनारे हुआ करती है, तो ये हुआ करती है अपने ये रहा अपने राजस्थान, ये पतंगाकार आकृति का अपने राजस्थान, और यहां पे अपने काल का हिमाचल प्रदेश, और काल का हिमाचल प्रदेश से एक नदी बहकर आती है और उस नदी का नाम क्या हुआ करता है, तो उस नदी का नाम है गग्गर। इस नदी का नाम क्या अपने गग्गर नदी। और ये गग्गर नदी जो है, गग्गर नदी कहां से आ रही है अपने काल का, और काल का कहां पे बेटा हिमाचल प्रदेश। यहां से जो है एक नदी आ रही है जिसका नाम है काल का हिमाचल प्रदेश से, और नदी का नाम क्या है गग्गर नदी। ये गग्गर नदी हमारे हनुमानगढ़ जिले में बहते हुए आगे जाती है। हालांकि ये नदी अंत्य प्रवाह की नदी है, हनुमानगढ़ जिले तक ही इसका पानी पहुंचता है, लेकिन कभी कभी जो है कभी कभी ऐसे कहते हैं कि ज्यादा बारिश आती है तो पाकिस्तान में भी इसका पानी चला जाता है, जहां इसको हकरा या नाली के नाम से जानते हैं। तो इस गग्गर नदी के किनारे जो है, गग्गर नदी के किनारे अपने दो सभ्यताएं खोजी गई, एक सभ्यता और दो सभ्यता। एक सभ्यता का नाम तो है कालीबंगा, एक जो सभ्यता है इसका नाम क्या है अपने कालीबंगा, और एक इसके पास में ही खोजी गई सभ्यता है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पीलीबंगा। कौन सी बंगा बेटा, पीलीबंगा। ये कालीबंगा सभ्यता की बात करें या पीलीबंगा सभ्यता की बात करें, दोनों की दोनों सभ्यता हमारे कौन से जिले में हुआ करती है, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है और पीलीबंगा सभ्यता भी कहां पे है, तो ये भी अपने हनुमानगढ़ जिले में है। नदी पूछ ले तो अपने कौन सी नदी के किनारे हुआ करती है, गग्गर नदी के किनारे हुआ करती है ये सभ्यता। अब देखो बेटा, ये जो सभ्यता है ये सभ्यता किसने खोजी थी, इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया था, यहां पर जो है ये सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हुआ करती, वो सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, कालीबंगा जो है, कालीबंगा का अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अगर अपन बात करेंगे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियां। क्या है बेटा, काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है, काली चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ हुआ करता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियां। और कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का, या अपन कह सकते हैं पंजाबी भाषा का। कालीबंगा, वैसे तो ध्यान रखना कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, कालीबंगा सिंधी भाषा, और सिंधी विकल्प में नहीं आए तो अपना पंजाबी भी याद रख लेना, सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ करता है काली चूड़ियां। अगर अपने से पूछ ले कि पीलीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है, तो अपने बता देना कि पीलीबंगा का शाब्दिक अर्थ हुआ करता है पीली चूड़ियां। बंगा का मतलब क्या होता है, चूड़ियां, पीली चूड़ियां। यहां से पीली चूड़ियां मिली इसलिए इसका नाम पड़ गया पीलीबंगा, यहां से काली चूड़ियां मिली इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कालीबंगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह जो सभ्यता खोजी गई थी किस जिले में खोजी गई, तो अपने श्री गंगानगर जिले में खोजी गई। आप कहोगे सर आपका दिमाग ठीक है ना, आप श्री गंगानगर बता रहे हो, हमने हनुमानगढ़ पढ़ा है। हां बेटा आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, हनुमानगढ़ ही है। लेकिन जब यह सभ्यता खोजी गई थी उस समय कौन सा जिला हुआ करता था, यहां पे श्री गंगानगर।
क्योंकि वर्तमान में क्या हुआ करता है, अपने हनुमानगढ़ हुआ करता है। लेकिन पहले हनुमानगढ़ जिला नहीं था, हनुमानगढ़ तो अपना 31वां जिला बना है, हनुमानगढ़ तो हमारा 31वां जिला बना है। तो इससे पहले तो ये गंगानगर ही हुआ करता था। तो ये जो सभ्यता 1952 में खोजी गई थी, उस समय तो हनुमानगढ़ कोई जिला ही नहीं था। तो इसका मतलब उस समय कौन से जिले में आया करती थी ये सभ्यता, अपने गंगानगर जिले में आया करती थी। अब सारी चीजों को समझना बेसिक बेसिक। देखो बेटा, मैं किस सभ्यता की बात कर रहा हूं, कालीबंगा सभ्यता की। अपन किस सभ्यता की बात करने जा रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता की बात करने जा रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता किस जिले में है, अपने बता देना कि हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में बेटा, हनुमानगढ़ जिले में है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे ये सभ्यता हुआ करती है, फिर आपसे पूछ लेंगे किस नदी के किनारे, फिर आपसे पूछेंगे कि इस सभ्यता का कालखंड क्या रहा है, इस सभ्यता का काल क्या रहा है, जो अपने समय होता है वो समय क्या रहा है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, इसके जो खोज करता रहे हैं वो खोजकर्ता कौन थे, इसके जो उत्खनन करता है ना, उत्खननकर्ता का नाम क्या है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस सभ्यता के उपनाम क्या है, इस सभ्यता के उपनाम क्या है, यानी कि सभ्यता के उपनाम क्या रहे, नदी कौन सी है, काल कौन सा है, खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, अपना जिला कौन सा हुआ करता है, इसका जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है, यह आपसे पूछा जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है। फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा इसके बारे में, और अगर आपने कालीबंगा के बारे में देखे तो इसके बारे में पूछा जाएगा इसका प्रथम स्थल, इसका प्रथम स्थल कौन कौन सा है। तो देखो एक बार सारी बातें बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में, अपने हनुमानगढ़ में। अगर नदी पूछ ले तो कौन सी नदी के किनारे है, ये गग्गर नदी के किनारे, या जिसे अपन कह सकते हैं सरस्वती, या अपन कह सकते हैं दृश्यदती, या अपन कह सकते हैं नट नदी। सरस्वती नदी, नट नदी, दृश्यदती नदी, गग्गर नदी, ये जो है इस नदी के किनारे ये सभ्यता हुआ करती है। अगर इसके काल की बात करें तो इसका काल माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व का समय। इसका समय क्या माना जाता है, तो 2350 से 1750, यानी कितने हजार वर्ष पुरानी है, तो 6000 वर्ष पुरानी। ये सभ्यता कितने हजार वर्ष पुरानी है, 6000 वर्ष पहले की। कालीबंगा सभ्यता कितने साल पहले की है, अपने 6000 वर्ष पहले की है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो इसकी खोज की गई थी एक व्यक्ति जिसका नाम है अपने अमलानंद घोष। अगर अपने खोजकर्ता पूछ ले इस सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति हो जाएगा अमलानंद घोष। एक व्यक्ति हुआ करते अपने अमलानंद जी घोष, घूमते घूमते जा रहे थे और 1952 में इन्होंने क्या कर ली, इस सभ्यता की खोज। 1952-53 एनसीईआरटी में 1952-53 दोनों आया करती है। 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इनका समय 6000 वर्ष पहले बताया गया, बाकी 2350 से 1750। अब ये जो है उत्खननकर्ता कौन कौन रहे हैं, तो उत्खननकर्ता रहे हैं यहां पे बीवी लाल, और एक का नाम है अपने बीके थापर। अगर आपसे पूछ ले कि सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, बीवी लाल व बीके थापर। फिर देखो बेटा, अपने 2-3 बातें ऐसे याद रखना कि बीवी लाल का पूरा नाम पूछ ले तो इनका पूरा नाम क्या हुआ करता है, इनका पूरा नाम हुआ करता है बालकृष्ण थापर। अगर इनका पूरा नाम पूछ ले तो इनका पूरा नाम है बीवी लाल का ना, बीवी लाल का पूरा नाम क्या है, ब्रजवासी लाल। और अपने बीके थापर का पूरा नाम पूछ ले तो इनका पूरा नाम हुआ करता है बालकृष्ण थापर। इनका पूरा नाम क्या है, बालकृष्ण थापर। इन्होंने यहां पर उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ कर दिया था, तो इनके द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था 1961-62 में। 1961-62 ईस्वी में इन्होंने उत्खनन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। फिर देखिएगा बेटा, आगे अपन देखते हैं थोड़ी बातें और अपने कालीबंगा के बारे में। शाब्दिक अर्थ के बारे में मैंने बताया था। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपने काली चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ पूछे तो अपने शाब्दिक अर्थ बताना है इसका काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बेटा काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां। और किस भाषा का शब्द है, तो अगर अपने से पूछ ले भाषा, तो यह है अपने सिंधी भाषा का शब्द। और सिंधी विकल्प में नहीं आए तो अपने कौन सी भाषा बताना है, पंजाबी भाषा।
लेकिन दोनों आ जाए तो अपने सिंधी भाषा में याद रखना, बंगा पंजाबी भाषा में भी कहते हैं चूड़ियों को। इसका प्रथम स्थल कौन सा है, तो सौंथी, और सौंथी कहां पे है, तो ये अपने बीकानेर, ये कालीबंगा का प्रथम खोजा गया स्थल है। और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कालीबंगन प्रथम। याद रखना बेटा, सौंथी को कालीबंगन, सौंथी को कालीबंगन प्रथम के नाम से जाना जाता है। यानी कि अपने सौंथी जो जगह है इसको किस नाम से जाना जाता है, अपने कालीबंगन प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। नदी गग्गर या सरस्वती या दृश्यदती नट नदी। काल 2350 से 1750, 6000 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व की सभ्यता है। खोजकर्ता अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता बीवी लाल बीके थापर 1961-62 में। बीवी का पूरा नाम ब्रजवासी लाल, बीके का पूरा नाम बालकृष्ण थापर। शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया। भाषा पूछे तो ये अपने सिंधी भाषा का शब्द हुआ करता है। इसका प्रथम स्थल कौन सा है, तो सौंथी, और सौंथी कहां पे है बेटा, बीकानेर में। सौंथी को क्या बोला करते हैं, तो सौंथी को बोला करते हैं कालीबंगन प्रथम। सौंथी का उपनाम क्या हुआ करता है, अपने कालीबंगन प्रथम के नाम से भी सौंथी को जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो काल है उस काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है। कालीबंगा के काल का अनुमान कार्बन 14 या अपन कह सकते हैं C14 पद्धति के आधार पर लगाया गया है। अपने जो कालीबंगा सभ्यता का जो अनुमान लगाया गया है वो अनुमान किसके आधार पर लगाया गया है, तो वो लगाया गया है कार्बन 14 यानी कि C14 पद्धति के आधार पर लगाया गया है। कालीबंगा का जो समय का अनुमान लगाया गया है वो समय का अनुमान किसके आधार पर लगाया गया, अपने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें प्राचीन जो भी सामग्री होती है उनके बारे में अनुमान लगाते हैं। अपन अरावली के बारे में पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं ये प्री कैम्ब्रियन युग की जो सभ्यता है 60,000 करोड़ वर्ष पहले की जो है ये अरावली पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ये जो जानकारी लगाते हैं, ये अनुमान लगाते हैं, ये कार्बन पद्धति के आधार पर लगाते हैं। कोई भी वस्तु दफना दी जाती है वो कितनी पुरानी है, वो पद्धति कौन सी पद्धति बता देती है अपने को, कार्बन पद्धति के आधार पर उसका अनुमान लगा लिया जाता है। अब देखो अपने कालीबंगा सभ्यता के उपनाम, कुछ इसके उपनाम हुआ करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के कुछ उपनाम है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एक तो इसे कहते हैं दीनहीन सभ्यता। क्या बोलते हैं बेटा इसको, दीनहीन सभ्यता बोलते हैं। एक इसे बोलते हैं हड़प्पा की तीसरी राजधानी। हड़प्पा की तीसरी राजधानी। और जो हड़प्पा की तीसरी राजधानी जो बताया था वो बताने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो बताने वाले व्यक्ति थे अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये बताने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे क्या बताया था, इसको बताया था हड़प्पा की तीसरी राजधानी। यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो अपने सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी प्रमुख राजधानी हड़प्पा हुआ करती, फिर मोहनजोदड़ो, और तीसरी राजधानी क्या हुआ करती है, तो तीसरी राजधानी हुआ करती है अपने कालीबंगा। ये किनके अनुसार है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। और क्या कहते हैं इसे, दीनहीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा और क्या कहते हैं इसे, काशयुगीन सभ्यता कहते हैं। काशयुगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसे काशयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो अपने उपनाम पूछ लेते, याद रखना इसे दीनहीन सभ्यता, और इसके अलावा इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी या इसे काशयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता के ये अपने कुछ महत्वपूर्ण उपनाम हुआ करते हैं। फिर देखो बेटा, फिर अपने को और क्या बातें याद रखनी है कालीबंगा के बारे में, कुछ बातें और देखेगा कालीबंगा के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिएगा दोस्तों, कालीबंगा जो है ना, ये कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा कैसी सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी क्योंकि
यहां से यहां खुदाई से नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। यहां पर जो खुदाई की गई थी, यहां पे खुदाई में हमें क्या प्राप्त हुए हैं? यहां खुदाई में हमें नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह बात अपने को थोड़ी सी याद रखनी है कि नगरों के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से हमें नगरों के अवशेष प्राप्त हुआ करते हैं। फिर देखो, इस सभ्यता के जो रहने के स्तर थे, वो रहने के स्तर कितने थे? सभ्यता का स्तर, कालीबंगा सभ्यता का स्तर, सभ्यता के लोगों के रहने का स्तर। और कालीबंगा सभ्यता के लोगों के रहने का जो स्तर होता था वो बेटा, वो कितने प्रकार का था? दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के स्तर थे इनके? दो प्रकार के स्तर थे। एक हुआ करता है उच्च टीला, एक हुआ करता था निम्न टीला। एक तो क्या था बेटा? उच्च टीला, और दूसरा हुआ करता था अपने निम्न टीला। निम्न टीला। अगर मैं उच्च टीले की बात करूं, अगर अपन उच्च टीले की बात करें तो ये विशिष्ट जन के लिए उच्च टीला क्या होता था? समतल भूमि से ऊपर, समतल भूमि से ऊपर बना एक दुर्गनुमा आकृति का निवास, जो परकोटे से गिरा होता था, जहां राजा, मंत्री, व्यापारी या विशेष जन निवास करते थे। वो क्या कहलाता है? अपना ऊपरी टीला कहलाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के वह सभ्यता जहां से दुर्ग के प्रमाण मिले, दुर्ग के अवशेष मिले, तो अपने को दुर्ग के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से हमें किसके अवशेष प्राप्त हुए बेटा? दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर अगर अपने को निम्न टीले की बात करें तो निम्न टीले का मतलब समतल भूमि पर बना, समतल भूमि पर बने मकान, जो आम नागरिकों के लिए बने थे। आम नागरिकों के लिए बने थे। जो आम नागरिक होते थे, उन आम नागरिकों के लिए बने हुए जो समतल भूमि पर बने मकान थे, उन्हें क्या बोला करते हैं? तो उन्हें बोला जाता था निम्न टीला। उन्हें क्या कहते हैं अपने? निम्न टीला, यानी कि निचला भूभाग, निचले भूभाग पर बने हुए, निम्न टीले पर बने हुए मकान। एक हो गया अपने उच्च टीला और एक हो गया अपने कौन सा टीला बेटा? निम्न टीला। दोनों बातें आपको याद रखनी, उच्च टीला और निम्न टीला। निम्न टीला क्या होता है? समतल भूमि पर बने मकान जो आम नागरिकों के लिए बने हुए थे। आम नागरिकों के लिए बने हुए मकान जो अपने निचले हुए स्तर पे होते थे। ये अपने रहने के कितने स्तर हो गए? 2 स्तर हो गए। जब अपन और आगे बढ़े, इस सभ्यता के बारे में अच्छे से जानकारी ली, तो ये सभ्यता की जो खुदाई हुई ना, खुदाई सभ्यता क्या? उत्खनन कार्य, उत्खनन कार्य 5 स्तर में किया गया। कितने स्तर में किया गया बेटा? 5 स्तर में किया गया, जिससे 3 काल के अवशेष मिले, जिससे 3 काल के अवशेष प्राप्त हुए। अगर अपने से पूछ ले कि सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, वो उत्खनन कितने काल में हुआ था? अपने 5 स्तर में हुआ था, जिससे हमें कितने काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
थोड़ी सी बातें अपने को याद रखनी है, और वो बातें क्या याद रखनी है, मैं एक चार्ट बनाता हूं, उस चार्ट को समझना अपने थोड़ी सी। ये देखिएगा, इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ था बेटा, इस सभ्यता का उत्खनन कार्य कितने स्तर में हुआ था अपने, 5 स्तर में हो गया था। ये कौन सा स्तर हो गया, तो ये पहला स्तर। ये कौन सा हो गया, दूसरा स्तर। ये हो गया अपने तीसरा स्तर। ये हो गया अपने चौथा स्तर, और ये हो गया बेटा 5वां स्तर। इस सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर में किया गया था, अपने 5 स्तर में किया गया था, जिससे हमें कितने काल के अवशेष मिले, 3 काल के। पहले व दूसरे स्तर में जो अवशेष मिले वो अलग काल के मिले, तीसरे स्तर में अपने को अलग काल के मिले, और चौथे व 5वें काल में हमें अलग अवशेष मिले। यानी कि पहले व दूसरे काल में जो अपने को अवशेष मिले हैं वो किस काल के मिले, अपने को उत्तर हड़प्पा काल के। किस काल के अवशेष मिले बेटा, उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष। उत्तर हड़प्पा काल के, यानी कि हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले। तीसरे स्तर से जो मिले वो मिले थे अपने को हड़प्पा काल के अवशेष। हड़प्पा काल के अवशेष। और जो चौथे व 5वें स्तर से मिले वो मिले अपने को प्राक हड़प्पा काल के अवशेष, यानी हड़प्पा से भी पहले के अवशेष, प्राक हड़प्पा काल के अवशेष। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि यहां से इस सभ्यता में सर्वाधिक अवशेष तीसरे स्तर हड़प्पा काल के मिले। यानी कि जो सबसे ज्यादा अवशेष मिले अपने को कौन से स्तर से मिले, अपने को तीसरे स्तर से। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसका खुदाई का उत्खनन का जो कार्य किया गया था ये कितने स्तर में किया गया, तो अपने बताना है बेटा 5 स्तर में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। 5 स्तर में जो हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया था, जिसमें जो पहला है वो इसमें 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर। पहला व दूसरा स्तर उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिला करते हैं। दूसरे व तीसरे स्तर में जो है, दूसरे व तीसरे स्तर में अपने को कौन से मिलते हैं, पहले व दूसरे में अपने को उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिलते हैं, और तीसरे में किसके मिलते हैं, अपने को हड़प्पा काल के अवशेष मिला करते हैं, और चौथे व 5वें में किसके अवशेष मिला करते हैं, तो वो मिलते हैं अपने को उत्तर हड़प्पा काल के। किसके अवशेष प्राप्त हुए बेटा, उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए। ये सारी की सारी बातें अपने को उत्खनन से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो अपने को सीधे सीधे ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनको आपको अच्छे से याद करना है, इनको अच्छे से समझना है बेटा। यहां तक सभी को समझ में आया उत्खनन कार्य से संबंधित। अब देखिएगा, यहां से हम उत्खनन कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है, यहां से नगरों के अवशेष। यह एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात यहां से नगरों के अवशेष, यहां से नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। यहां से हमें किसके अवशेष प्राप्त हुए, नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। अब नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो नगरों की सबसे खास बात क्या होती है, यहां पर व्यवस्थित पक्की सड़कें होना, सुव्यवस्थित नालियां होना, नालियों के सारे सारे चबूतरे होना। तो देखो बेटा, यानी कि यहां पर जो अपने को सड़कें मिली हैं वो सड़कें कैसी थी, इस प्रकार एक चौड़ी सड़क हुआ करती थी, और ये जो चौड़ी सड़क हुआ करती थी ये इस प्रकार की खूब चौड़ी सड़क हुआ करती थी। ये ऐसे चौड़ी सड़क, इस सड़क के सारे सारे क्या किया जाता था, अन्य सड़कें निकाली जाती थी। इस सड़क के सारे सारे क्या होती थी, अपने अन्य सड़कें निकला करती थी। इस प्रकार की सड़कें अपने को कौन सी सभ्यता से देखने को मिलती हैं, कालीबंगा सभ्यता से।
अगर अपन कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य देखेंगे तो इस प्रकार के अपने को सड़कें मिला करती हैं। इन सड़कों के सहारे सहारे क्या बने हुए थे यहां पे? चबूतरे। सड़कों के सहारे सहारे क्या बने हुए थे अपने? चबूतरे बने हुए थे। इन सड़कों के सहारे सहारे और क्या बनी हुई थी अपने? नालियां। सड़कों के सहारे सहारे क्या बनी हुई थी बेटा? नालियां बनी हुई थी। इसका मतलब ये लोग जल निकासी की भी प्रॉपर व्यवस्था करके रखते थे इस प्रकार। इसके सारे सारे आपको और क्या देखने को मिलेगी? इस प्रकार नालियां देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये लोग जो है जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था करके रखते थे, जिनको आगे जाकर के एक मुख्य मार्ग से जोड़ देते थे या आगे जाकर के एक बड़ी जो है नाले से जोड़ देते थे, ताकि शहर का जितना भी गंदा पानी हो वो सारा का सारा गंदा पानी इस प्रकार एक साथ जो है एक साथ निकल सके। तो इस प्रकार की जो सभ्यता है, इस प्रकार की सभ्यता अपने राजस्थान की कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता हुआ करती है, जिसमें क्या है? सड़कों के सारे सारे इस प्रकार नालियां बनी हुई थी। सबसे खास बात यह है, यानी कि इस सड़क को अगर आप देखोगे तो इस सड़क की सबसे खास बात यह है कि एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, और समकोण पर काटती है इसलिए इस प्रकार की जो सड़क पद्धति है, यानी कि यहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। किस पर काटती है बेटा? समकोण पर काटती है। इस प्रकार की जो सड़क पद्धति है, इस प्रकार की सड़क पद्धति को कहते हैं ऑक्सफोर्ड सड़क पद्धति। ऑक्सफोर्ड सड़क पद्धति, या इसे बोला करते हैं जाल पद्धति। जाल पद्धति, या इस प्रकार की जो सड़क पद्धति होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? जाल पद्धति, या इसे बोलते हैं अपन ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, या एक और कह सकते हैं इसे अपन समकोण पद्धति। समकोण पद्धति, इस प्रकार की हमें यहां से क्या मिलती है? सड़कें। ऑक्सफोर्ड पद्धति, या इसका एक और नाम है, इसे चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। चेम्सफोर्ड पद्धति। इस प्रकार के तो हमें क्या मिली यहां पर? सड़कें। जो सड़कें मिली वो एक दूसरे को क्या कर रही है? समकोण पर काट रही है। सड़कों के सहारे सहारे क्या बनी हुई है? तो नालियां। सड़कों के सहारे सहारे नालियां बनी है, और जो सड़कों के सहारे सहारे जो नालियां बनी हुई हैं वो क्या किससे बनी है? पक्की ईंटों से। नालियां पक्की ईंट व लकड़ी से निर्मित। लकड़ी से निर्मित। यहां पर जो अपने को नालियां मिली हैं वो नालियां किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है या पक्की ईंटों से निर्मित हुआ करती हैं। और लकड़ी व पक्की ईंटों से निर्मित होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन एक नगरीय सभ्यता कहते हैं, और एकमात्र विश्व की सभ्यता जहां से लकड़ी की नालियों के अवशेष, अपने राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां से हमें लकड़ी की नालियों के क्या मिले बेटा? लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां लिख देता हूं मैं, एकमात्र सभ्यता। एकमात्र सभ्यता जहां से लकड़ी की नालियां मिली। लकड़ी की नालियां मिली। इसके अलावा अपने याद रखना कि सड़कों के सहारे क्या बने हुए हैं? चबूतरे। सड़कों के सहारे क्या बने हुए हैं? चबूतरे। जहां पर ये वो ना हो, यहां के लोग व्यापार करते रहे होंगे, दुकानें वगैरह रही होगी, दुकानें बनाई गई होगी, तो अपने को याद रखना है कि सड़कों के सहारे सहारे नालियां बनी हुई थी, और ये नालियां ये दर्शाती है कि यहां के लोग जो है इन सड़कों के सहारे बैठकर क्या करते रहे होंगे? व्यापार करते रहे होंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इस प्रकार याद रखनी है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो मुख्य मकान हुआ करते थे, मकान मुख्य सड़क के सहारे नहीं होते थे। मुख्य सड़क के सहारे नहीं होते थे, यानी कि जो इनकी यहां पे जो ना मकान होते थे वो मुख्य सड़क के सहारे नहीं हुआ करते थे।
ये क्या हुआ करते थे? तो ये अलग से हुआ करते थे। अलग से होने का मतलब क्या है बेटा? तो अलग से होने का मतलब ये मुख्य सड़क के सहारे न होकर के ये अलग तरीके से बने हुए थे। अब आप कहोगे सर अलग तरीके का मतलब क्या हुआ? तो यानी कि इनकी जो सड़कें बनाई थी ना, मैंने आपको बताई थी कि जैसे ये इनकी मुख्य सड़क है, ये क्या हो गई बेटा? मुख्य सड़क हो गई। इस मुख्य सड़क के सहारे ये और क्या निकाल दी गई? एक अन्य सड़क। ये तो थी मुख्य सड़क और ये अन्य क्या होगी? छोटी सड़क। इस सड़क से भी एक और छोटी सड़कें निकाली जाती थी और ये इस प्रकार की जो सड़कें होती थी इनके सहारे सहारे मकान होते थे यूं। अरे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि मान लीजिए ये कोई हाईवे निकल रहा है और हाईवे निकल रहा है तो यहां पर एक गेट लगा हुआ है, कोई कॉलोनी बनी हुई है, यहां से एंट्री करेंगे तो एक बीचों बीच मुख्य सड़क होगी, फिर बाद में दोनों तरफ इस प्रकार 30-30 फीट का रास्ता, ये मान लीजिए 200 फीट का हाईवे निकला हुआ है, बीचों बीच 100 फीट का सड़क निकाल दिया, प्लॉट कॉलोनी बना रहे हैं, फिर बीच में 40-40 फीट की और सड़कें निकाल दी, इनके सहारे क्या बने हुए हैं? मकान बने हुए हैं। तो पहले जो सड़कें होती थी इनकी जो चौड़ाई होती थी, ये चौड़ाई होती थी 7.2 मीटर, ये जो चौड़ाई होती थी ये होती थी 3.6 मीटर और ये जो होती थी ये होती थी 1.8 मीटर। यानी आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य सड़क के सहारे मकान नहीं होते थे, क्या नहीं होते थे? मकान नहीं होते थे, मकान नहीं होते थे। मकान 1.8 मीटर चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क के सहारे, चौड़ी सड़क के सहारे बने थे, सहारे बने होते थे। यानी कि 1.8 मीटर जो चौड़ी सड़क थी उसके सहारे मकान बनते थे। मकानों को मुख्य सड़क की तरफ नहीं बनाया जाता था। सड़क 3 प्रकार की होती थी, सड़क 3 प्रकार की थी। सड़क कितने प्रकार की थी अपने? 3 प्रकार की। अगर पूछा जाए कि मुख्य सड़क, तो मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? मुख्य सड़क की चौड़ाई हो जाएगी 7.2 मीटर। दूसरी मुख्य सड़क 3.6 मीटर। दूसरी मुख्य सड़क कितनी होती थी अपने? 3.6 मीटर। और सबसे छोटी सड़क जो है ना, सबसे छोटी सड़क कैसी होती थी? 1.8 मीटर। सबसे छोटी सड़क कैसी होती थी अपने? 1.8 मीटर। याद रह जाएगा बेटा। ये देखो ऐसा कोई कठिन बात नहीं है। 72, 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, बीच में एक पॉइंट लगा दो, और कोई कठिन बात है नहीं। बहुत आसानी से आप इस प्रकार याद कर सकते हो। सड़कें कितने प्रकार की होती थी? यहां पे 3 प्रकार की हुआ करती थी। फिर अगर अपने से और आगे पूछे मकान किससे निर्मित हुआ करते थे, तो मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित। मकान किससे निर्मित थे? कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। यहां के जो मकान थे वो किससे निर्मित थे बेटा? अपने कच्ची ईंटों से निर्मित थे। मकान के बारे में पूछ ले तो मकान कच्ची ईंटों से निर्मित हुआ करते थे। सड़कें कितने प्रकार की थी अपने? 3 प्रकार की। मकान कैसी ईंटों से निर्मित थे? कच्ची ईंटों से। अब कच्ची ईंटों से निर्मित है तो उनको क्या बोला करते हैं? कच्ची ईंटों को सूर्यतापी ईंटें। कच्ची ईंटों को सूर्यतापी ईंटें, सूर्यतापी ईंटें कहते हैं। जो कच्ची ईंटें थी उन कच्ची ईंटों को क्या कहा जाता है बेटा? सूर्यतापी ईंटें। यहां से जो अपने को कच्ची ईंटें प्राप्त होती है उन कच्ची ईंटों को कहा क्या जाता था? तो उन कच्ची ईंटों को सूर्यतापी ईंटें कहा जाता था। मकान की छत, मकान की छत बांस की लकड़ी से निर्मित, जिन पर पक्की ईंटें, जिन पर पक्की ईंटें लगी होती थी, पक्की ईंटें लगी होती थी।
जो मकान होते थे ना, वो मकान के ऊपर जो छत होती थी उनके ऊपर बांस की लकड़ियां लगी होती थी, जिनके ऊपर कैसी ईंटें होती थी, अपने पक्की ईंटें होती थी। अपने से पूछ सकते हैं कि ईंटों का आकार क्या हुआ करता था। यहां पर जो अपने को ईंटें मिली हैं उनका आकार क्या हुआ करता था, तो 30:15:7.5 एग्जाम में आया हुआ है। ये उसकी क्या हुआ करती है, तो ये उसकी लंबाई हुआ करती है। ये अपने उसकी क्या हुआ करती है, तो ये उसकी चौड़ाई हुआ करती है। और ये क्या हुआ करती है, तो ये उसकी ऊंचाई हुआ करती है। यानी ऐसे समझिएगा बेटा, ये जैसे अपने कोई ईंट है, ये क्या हो गई बेटा, एक ईंट हो गई। ये क्या हो गई अपने, एक ईंट। ये मान लीजिए अपने एक ईंट। इस ईंट की ये क्या दिख रही है आपको, लंबाई। ये क्या हो जाएगी, इस ईंट की लंबाई हो गई। ये आपको क्या दिख रही, ये चौड़ाई हो गई। ये क्या दिख रही है आपको, ये क्या है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। यानी कि लंबाई की हमेशा चौड़ाई आधी होती थी और चौड़ाई की हमेशा ऊंचाई आधी होती थी। बहुत सी बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के विकल्प भी दे दिए जाते हैं, 4:2:1। तो ये भी अपने सही है। ये ईंटों का क्या हुआ करता था, यहां की ईंटों का आकार। ईंटें कैसी थी, तो कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। फर्श, मकान के जो फर्श होते थे ना, मकान के फर्श वो अलंकृत, मकान के फर्श अलंकृत हैं, अलंकृत मिले। यहां से जो मकान के फर्श मिले हैं वो हमारे को कैसे मिले हैं, अलंकृत, मतलब एकदम डिजाइन किए हुए अपने को मकान के फर्श यहां से प्राप्त हुआ करते हैं। फिर देखो बेटा, फिर अगर आपने से एक बात और पूछी जाएगी, वो क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा मकान के मुख्य दरवाजे, मकान के मुख्य दरवाजे पीछे की तरफ, यानी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे या अंदर की तरफ। ये लोग बहुत समझदार थे, इन लोगों को पता था बाहर की तरफ नहीं खोलना है, अंदर की तरफ खुलते थे। इसी आधार पर इसे कौन सी सभ्यता बताया गया, इन तथ्यों के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर इसे नगरीय सभ्यता बताया, नगरीय सभ्यता बताया गया। क्या बताया गया बेटा, इसे नगरीय सभ्यता बताया गया। ये सारी बातें अपने को क्या करनी है, याद रखने वाली बातें हैं। नगरीय सभ्यता बताया गया, याद रह जाएगी सारी बातें अपने को। ये सारी की सारी बातें अपने इसकी नगरीय सभ्यता होने की प्रमाण देते हैं। तो अपन ने देखा था ये नगरीय सभ्यता है, यहां से किस किस प्रकार के प्रमाण मिले थे, क्या क्या मिले थे, ये सारी चीजें अपन इस कालीबंगा सभ्यता की इन सारी चीजों में देख ली। फिर देखो बेटा, जब अपन आगे बढ़े तो अपने को यहां से क्या मिला, जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर यहां से एक बालक, यहां से एक बालक का कपाल मिला, यहां से एक बालक का कपाल मिला और उस कपाल के सिर में कितने छेद कर रखे थे, तो 6 छेद। यहां से एक बालक का कपाल मिला और कपाल में कितने छेद थे, 6 छेद। इस प्रकार एक बालक का कपाल मिला और कपाल में कितने छेद है, तो बालक के कपाल में है अपने 6 छेद। याद रखना बेटा, अगर आपसे पूछ ले कि बालक के कपाल में कितने छेद हो रखे हैं, 1 छेद, 2 छेद, 3 छेद, 4 छेद, 5 छेद और ये 6 छेद, यानी कि बालक के कपाल में आपको कितने छेद दिख रहे हैं, 6 छेद दिख रहे हैं सर। तो ये जो 6 छेद है ये क्या दर्शाते हैं, तो ये यहां की शल्य चिकित्सा को दर्शाते हैं। यहां बालक के कपाल में 6 छेद मिले, 6 छेद मिले, जो शल्य चिकित्सा को दर्शाता है, जो
शीर्ष छेदन, जो शीर्ष छेदन शल्य चिकित्सा को दर्शाता है, चिकित्सा को दर्शाता है। यानी कि यहां से जो बालक का जो शीर्ष मिला था जिसमें अपने को 6 छेद मिले, जो ये दर्शाता जो ये दर्शाता है कि शीर्ष छेदन शल्य चिकित्सा। आगे देखिएगा बेटा, आगे अपने को और क्या बातें याद रखनी है इसके अंतर्गत अपने को और बातें याद रखनी है कि शीर्ष छेदन शल्य चिकित्सा को दर्शाता है, कपाल मिला। फिर अपन जब और आगे बढ़े तो यहां से ऊंट व हिरण की हड्डियां मिली, ऊंट व हिरण की हड्डियां मिली। जो ईंट व हिरण की हड्डियां मिली और किस में मिली, तो एक यज्ञ वेदी में मिली। हड्डियां यज्ञ वेदी में मिली, यज्ञ वेदी में मिली, जो दर्शाता है कि यहां पशु बलि, कैसी बलि, पशु बलि दी जाती रही होगी, दी जाती रही होगी। यानी कि यहां से पशु बलि दी जाती रही होगी, यह प्रमाण हमें दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि यहां से हमें क्या मिल रही है, यज्ञ वेदियां मिल रही है, और यज्ञ में क्या मिल रही है अपने को, हड्डियां मिल रही हैं। और हड्डियां यह दर्शाती हैं कि यहां पर कैसी बलि दी जाती रही होगी, पशु बलि दी जाती रही होगी। लेकिन एक सबसे खास बात याद रखना, यहां से किसी भी देवी देवता की मूर्तियां नहीं मिली, देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। यहां से हमें किसी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब यहां के लोग जो है, यहां के लोग या तो नास्तिक रहे होंगे या फिर देवी देवता में ज्यादा विश्वास नहीं करते रहे होंगे। यानी कि नास्तिक रहे होंगे या फिर देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते रहे होंगे। यहां से जो मुद्रा मिली है, यहां से बेलनाकार, यहां से बेलनाकार मुद्रा, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है ये बेलनाकार मुद्रा। कितनी बार पूछा गया है कि बेलनाकार मुद्रा हमें कहां से प्राप्त होती है, तो ये कालीबंगा से। बेलनाकार मुद्रा, यहां से कैसी मुद्रा प्राप्त हुई है, बेलनाकार मुद्रा प्राप्त हुई, जिस पर महिला का चित्र, महिला का चित्र, जिस पर अपने को किसका चित्र मिलता है बेटा, जिस पर अपने को महिला का चित्र मिलता है। अगर आपसे पूछ ले तो इसके ऊपर चित्र किसका मिला, तो यहां से एक बेलनाकार मुद्रा मिली और बेलनाकार मुद्रा पर महिला का चित्र मिला, जो यह दर्शाता है कि यहां परिवार मात्र सत्तात्मक रहे होंगे। कैसे परिवार रहे होंगे, मात्र सत्तात्मक। देखो महिला की मूर्ति मिल रही है और महिला की मूर्ति मिल रही है, इसका मतलब यहां पर परिवार कैसे रहे होंगे, मात्र सत्तात्मक, महिला मात्र सत्तात्मक रहे होंगे। यहां परिवार मात्र सत्तात्मक रहे होंगे, सत्तात्मक रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले तो एक बात और याद रखना कि एक चीज, महत्वपूर्ण चीज और याद रखना कि यहां से दोहरी कृषि के साक्ष्य मिले। यहां से कैसे साक्ष्य मिले, यहां से दोहरी कृषि के साक्ष्य, दोहरी कृषि के साक्ष्य, दोहरी कृषि के साक्ष्य मिले। और क्या बात याद रखनी बेटा, तो सबसे खास बात यहां है कि यहां से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, यहां से दोहरे जुते खेत के साक्ष्य। अब जब खेत जुता हुआ मिल रहा है, कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई फसल जरूर मिली होगी। और यहां से फसल में क्या मिला, तो एक मिला था अपने को गेहूं, एक मिला था जौ, एक मिला था अपने को चावल और एक मिला था कपास। ये चारों फसलों के बारे में याद रखना। यहां से हमें किस किस फसलों के प्रमाण मिलते हैं, तो इन चारों फसलों के यहां से हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। एक सबसे खास बात यह है बेटा कि यहां से भूकंप के साक्ष्य, यहां से भूकंप के साक्ष्य, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
जिनका अनुमान कैसे लगाया गया, तो यहां पर जो मकान थे, मकानों की दीवारों में दरारें देखने को मिलेगी, और जो मकानों के अंदर दीवारों में दरारें देखने को मिली, जो ये दर्शाता है कि यहां पर क्या आए होंगे, भूकंप आया होगा, भूकंप के झटके आए होंगे। यहां का जो सबसे प्रिय पशु, यहां का प्रिय पशु अगर आपसे पूछ ले तो यहां का सबसे प्रिय पशु रहा होगा, वो क्या रहा होगा, तो वो रहा है कुत्ता। यहां का सबसे प्रिय पशु कौन सा रहा है, कुत्ता है। यानी कि यहां का उस समय का सबसे प्रिय पालतू पशु कौन सा रहा होगा बेटा, सबसे प्रिय पालतू पशु रहा होगा कुत्ता। यानी यहां के लोग गंडक पाला करते थे। क्या पाला करते थे, गंडक। अपने से पूछ रहे, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता मिली, जहां के लोग क्या पालते थे, गंडक पाला करते थे पहले के लोग। तो यहां का पालतू पशु क्या रहा है, अपने गंडक रहा है। थोड़ी सी बातें याद रखनी है। आगे देखो बेटा, अब अपने को और क्या बातें याद रखनी है। और जो सबसे खास बात है, एक सबसे खास बात है वो याद रखना कि कालीबंगा से दो यानी कि युगल व्यक्ति का जोड़ा मिला जो दफना रखा था। इसका मतलब लोग अंतिम संस्कार नहीं करते थे, दफनाया करते थे। और कैसी कब्र मिली, तो अंडायु कब्र। अंडायु का मतलब आधा कटा हुआ अंडा होता ना, इस प्रकार अंडायु कब्र मिली। और अंडायु कब्र में क्या मिले, दो व्यक्ति जुगल यानी कि युगल व्यक्ति दफना रखे हैं। इस प्रकार ये व्यक्ति दफना हुआ है और ये व्यक्ति एक और आपको दफना हुआ मिल रहा है। इस प्रकार युगल व्यक्ति दफने हुए मिले अपने को। और इनके जो आभूषण वगैरह सारी चीजें साथ में दफना रखी हैं। और इनका जो सिर है ना, माथा, वो उत्तर दिशा में है, और इनका जो टांगड़िया है ना, पैर, वो दक्षिण दिशा में है। तो याद रखना, यहां से युगल कंकाल मिला जो दर्शाता है व्यक्तियों को दफनाया जाता रहा होगा, दफनाया जाता रहा होगा, या व्यक्तियों को क्या करा जाता होगा, दफनाया जाता रहा होगा। जिनका माथा, सिर उत्तर दिशा में, उनका सिर पूछ ले तो उत्तर दिशा में। वह पैर, इनके जो पैर थे वो पैर किस दिशा में थे बेटा, दक्षिण दिशा में। पैर किस दिशा में थे अपने, दक्षिण दिशा में इनके पैर थे। ये सारी बातें अपने को किस सभ्यता के बारे में याद रखनी है, अपने को कालीबंगा सभ्यता, यानी हनुमानगढ़ में अपने कालीबंगा सभ्यता है, उनके बारे में ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। तो अपन ने आज देखी थी कालीबंगा सभ्यता, खूब बड़ी सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन ने इतनी सारी चर्चाएं की थी। यहां से अपन ने कालीबंगा पढ़ना शुरू किया था। कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे हुआ करती है। 1952 में इस सभ्यता की खोज की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। यहां से एक पीलीबंगा सभ्यता भी मिली जिसका अर्थ पीली चूड़िया होती है। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द हुआ करता है। फिर मैंने बताया ये हनुमानगढ़ जिले में, इसका काल 2350 से 1750 जो 6000 वर्ष पहले मानी जाती है। इसका अनुमान अपन सी कार्बन या अपन 14 पद्धति के आधार पर लगाते हैं। खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन करता बीवी लाल बीके थापर हुआ करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल सोंती हुआ करता है। सोंती अपने बीकानेर में है, जिसे अपन कालीबंगन प्रथम के नाम से जानते हैं। कालीबंगा का जो है इनका उपनाम भी है दीनहीन सभ्यता, हड़प्पा की तीसरी राजधानी और काशीयुगीन सभ्यता। और इसको तीसरी राजधानी किसने बनाया, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये सारी बातें अपन ने देख ली हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपन वापिस एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इस कालीबंगा सभ्यता को आप अच्छे से समझना, और इस कालीबंगा सभ्यता के बाद अपन अगली सभ्यता पढ़ेंगे, आहड़ सभ्यता। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।